Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope everyone is doing well and preparing for their upcoming board exams next year. So children, I have come with a very important topic and let me tell you that I am making this video for the third time. Third time इसलिए कि पहली बार बनाई तो रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरी बार बनाई तो माइक नहीं चला और अब तीसरी बार बना रही हूँ तो आई एम श्योर कि तीसरी बार और अच्छे से बन रही होगी। मैं आपको और अच्छे से ये चीज समझा पाऊंगी जिसके लिए मैं यहाँ आज आई हूँ। So if you are new to this channel and you have not subscribed the channel yet, then go and subscribe to my channel so that you can get a lot of information, especially for the commerce students. Okay, तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी में तो फुल मार्क्स नहीं आते हैं और फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस चेकिंग के लिए जाती हूँ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, तो मोस्टली मुझे बिजनेस स्टडीज की चेकिंग में बहुत मजा आता है। चेकिंग में इसलिए मजा आता है क्योंकि इतने बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, इतने बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं एंड इट इज सो इजी टू गेट फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। यू वोंट बिलीव, बच्चों को लगता है कि बिजनेस स्टडीज में नहीं आ सकते, बट इफ आई चेक 50 नोटबुक्स डेली, 50 शीट्स अगर मैं डेली चेक करती हूँ तो आई एम गिविंग एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स को मैं डेली फुल मार्क्स देके आ रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि 50 में से आप अगर 5 को फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर मुश्किल होता तो 5 बच्चों को कैसे मिल रहे होते। और अगर आप सोच रहे हो कि 100 out of 100 कैसे आएंगे मैम, 80 तो आ जाएंगे पर 20 कैसे आएंगे, तो देखो अगर आप उस लेवल के बच्चे हो कि आप 80 out of 80 प्लान कर रहे हो तो 20 out of 20 तो आएंगे ही ना, क्योंकि आप 80 out of 80 वाला जो बच्चा प्लान करता है ना, उसे पता होता है कि मेरे 20 तो आने ही है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो आएंगे ही बेटा अगर 80 out of 80 प्लानिंग चल रही है। तो 80 out of 80 कैसे लाने हैं, बहुत इजी है। तो मैं आपको सिर्फ 10 टिप्स देने वाली हूं जिससे आप 80 out of 80 ला सकते हो और बहुत आराम से ला सकते हो। बहुत इजी है बिजनेस स्टडीज में फुल मार्क्स लाना, इसलिए आई एम शेयरिंग सम टिप्स विद यू टुडे। द फर्स्ट टिप जो आपको अपनी लाइफ में बिजनेस स्टडीज के लिए फॉलो करनी है, दैट इज मेक योर टाइम टेबल। सबसे पहली टिप जो आज से ही लागू होती है, मीन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, बस जिसने ये सोच लिया उसके तो नहीं आ सकते। जिसने ये सोच लिया ना मैं कल से शुरू करूंगा, उसके नहीं आ सकता बेटा, सॉरी। आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करूंगा। ये नहीं कि मुझे बिजनेस में बड़ा मजा आ रहा है तो मैं बिजनेस ही पढ़ता रहूं, अकाउंट से बड़ा मजा आ रहा है। नो बेटा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर क्लास 12। यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, पूरा ऑर्गेनाइज टाइम टेबल बनाइए। हर सब्जेक्ट को वेटेज दीजिए, हर सब्जेक्ट का टाइम सेट करिए। मंडे को अकाउंट्स 2 घंटे, बिजनेस स्टडीज 1.5 घंटा, इकोनॉमिक्स 2 घंटे, इंग्लिश 2 घंटे, हिंदी 1 घंटा। 6 to 7 आवर्स तो पढ़ोगे, 12th क्लास है भाई, इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हर सब्जेक्ट का एक टाइम अलॉट करिए। जैसे मंडे को आप बिजनेस स्टडीज को 1.5 आवर दे रहे तो ट्यूसडे को 2 आवर्स दीजिए, वेंसडे को 3 आवर्स दीजिए, फिर अगले दिन 1.5 घंटा कर दीजिए, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स। ऐसे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही सब्जेक्ट को सारा फोकस दे दो, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पर हाँ मिनिमम 1.5 आवर तो आपको चाहिए ही बिजनेस स्टडीज के लिए एवरी डे। अपने ट्यूशन हटा के, ट्यूशन वाले टाइम को मत काउंट करना कि 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाए, 1 घंटा मैम की वीडियो देख ली, चलो 2 घंटे पढ़ लिए। अपना सेल्फ स्टडी टाइम बात करी हूँ, 1.5 से 2 घंटे आपको डेली अपना टाइम टेबल सेट करके बिजनेस स्टडीज को देने हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है, कल के लिए मत छोड़ो। नाउ द सेकेंड पॉइंट फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इज स्टडी NCERT एंड प्रैक्टिस बुक्स। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि प्रैक्टिस बुक्स के साथ NCERT भी पढ़िए। NCERT तो आपको पढ़नी ही है, एट एनी कॉस्ट आपको NCERT पढ़नी ही है, पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइजेस चाहिए, ज्यादा 1 वर्ड चाहिए, तो आप एक प्रैक्टिस बुक भी लीजिए। प्रैक्टिस बुक से भी पढ़िए, जैसे आर.के. सिंगला से पढ़ सकते हैं, वासन से पढ़ सकते हैं, पूनम गांधी से पढ़ सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट डू नॉट मिस NCERT।
बिकॉज अगर आप हजारों केस स्टडी कर लोगे ना, हजारों, तो भी एग्जाम में पता नहीं कहां से आएगी। लेकिन अगर एनसीईआरटी की सारी कर लोगे तो एक ना एक तो एनसीईआरटी से आई जाएगी। दैट आई कैन एश्योर यू कि एनसीईआरटी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है सीबीएसई में कि वो एनसीईआरटी को अच्छा दिखाने के लिए एक क्वेश्चन उसका दे ही देंगे। इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अवॉइड, निग्लेक्ट मत करिए। एनसीईआरटी तो करिए ही, पर अपनी डिटेल्ड नॉलेज के लिए आप कोई और साथ में रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस बुक यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्लियर ईच एंड every basic. Why? For your case studies. अब अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो और क्लास 12th में आ गए हो तो आपको ये पता होगा कि क्लास 12th में आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चंस नहीं आते बेटा बच्चों वाले। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होता है? पूरा केस बना हुआ आएगा और उस केस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। अब वो केस जो है आपके किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक का छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अब सोचो, आपने सोचा मैं तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूं इससे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टॉपिक का केस बन के आ जाएगा और उस टॉपिक का क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आपको वो केस समझ ही नहीं आएगा। वो बोलेंगे किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आप तो रट के गए थे, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट ये होता है, लेकिन समझा तो है ही नहीं, बेसिक क्लियर ही नहीं करे। और जब बेसिक क्लियर नहीं करे तो केस समझ नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बिजनेस स्टडीज की अपनी क्लास में बोलती हूँ कि गो एंड लिसन टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, टॉपिक कौन सा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th especially. Okay, now very important point I'm going to tell you children. Nothing and also everything is important in business studies. अब कुछ बच्चे कहते हैं अरे ये टॉपिक पढ़ ले, ये तो आएगा ही आएगा, ये मत पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिजनेस स्टडीज में। बिकॉज एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट और नथिंग इज इंपॉर्टेंट। कई बार इतने साल से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आता ही नहीं, और जो कभी नहीं आया वो आ जाता है, क्योंकि केस स्टडी आ गई ना बेटा। केस स्टडी आने से क्या हुआ कि किसी भी टॉपिक का केस बन जाता है, किसी भी टॉपिक के किसी भी एलिमेंट के किसी भी लाइन का केस बना देते हैं ये लोग, और उस केस बनाने के लिए 20 एमसीक्यू डाल दिए। अब वो 20 एमसीक्यू आपको क्या पता कौन से टॉपिक से आ जाएंगे, किसी भी लाइन से दे देंगे एमसीक्यू। और किसी भी लाइन से एमसीक्यू का मतलब है कि आपने जो चीज पढ़ी ही नहीं इंपॉर्टेंट ना समझ के, उसके एमसीक्यूज आ गए। तो इसलिए आप बिजनेस स्टडीज में ये जज नहीं कर सकते कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट दैट नथिंग और एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. Let me tell you, I'm making this video for the upcoming session 2021 and 22 क्योंकि 21 के बोर्ड्स तो हो चुके हैं कैंसिल, एवरीवन इज एंजॉयिंग, लेकिन अगले साल नहीं होंगे बेटा. तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि 2 साल बाद बोर्ड होंगे तो फिर थोड़ा सा तो उसमें स्पाइस जरूर ऐड होगा, आई एम श्योर, ठीक है. तो उसके बाद है मेक नोट्स एंड रिवाइज हैबिचुअली. इसका क्या मतलब है? मानो आज आपने सोचा आज मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करूंगी, ठीक है. जब आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करे तो आपने उसे एक पेज में लिख लिया. अब उस पेज को पूरा दिन अपनी पॉकेट में रख लो और जैसे ही पूरा दिन सोचो कि मैं बार बार ये रिवाइज करती रहूंगी, घूमते फिरते ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. 2 घंटे बाद दोबारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव. फिर शाम को ऑर्गेनाइजेशनल, भूल गए, पेपर निकाला, रीड करा. नोट्स बना के अगर बार बार रीड करने की हैबिट डालोगे तो नहीं भूल सकते, क्योंकि लर्न तो करना ही पड़ेगा.
क्योंकि अगर आप इस उम्मीद में हो कि आप कुछ भी लिखाओगे, अरे आज तक भी तो कुछ भी लिख रहे थे, पूछो कुछ होता था, घुमा फिरा के कुछ और लिखते थे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम नहीं देते मार्क्स, कोई भी टीचर नहीं देता बोर्ड चेकिंग में, क्योंकि जो आपका टॉपिक है आपको एग्जैक्टली वही सब हेडिंग लिखनी है जो आपकी बुक में है या किसी भी बुक में है या जो टीचर ने लिखवाई है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख कर आ जाओगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो लर्न तो करना ही पड़ेगा, और बेस समझ के पूरा रिवाइज करके लर्न करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा। इसलिए लर्न करने की हैबिट बनाइए कि एक टॉपिक सेलेक्ट करिए, उसे पूरा दिन रिवाइज करिए, घूमते फिरते जैसे ही भूल रहे निकाला पेपर दोबारा रिवाइज किया तो एक टॉपिक लर्न हो गया, फिर वो कभी नहीं भूलोगे, आप पूरा साल याद रहेगा वो आपको। इसलिए लर्न करने की हैबिट डालिए। और लर्न करना क्या है बेटा, आपको लर्न करनी है आपको सिर्फ सब हेडिंग्स। मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोलती कि आप लोग पूरा पैराग्राफ लर्न कर लो, कभी भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ सब हेडिंग लर्न करो। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बताया मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल की हेडिंग्स क्या क्या थी, ऑर्गेनाइजेशनल की हेडिंग थी प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बस ये सब हेडिंग लर्न कर लो। सब हेडिंग के अंदर जो लिखना है ना वो अपने वर्ड्स में लिख दो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, लेकिन सब हेडिंग आपकी एज इट इज वही होनी चाहिए जो आपके बुक में है। 100% फुल मार्क्स आएंगे, बट यू हैव टू लर्न द सब हेडिंग्स एग्जैक्टली दैट इज गिवन इन योर बुक। नाउ प्रैक्टिस केस स्टडीज। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने तो पूरी बुक पढ़ ली है 5-6 बार और मुझे एक एक बेस क्लियर हो गया, सब कुछ आ गया मुझे, ठीक है, और मेरे को केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो क्वेश्चन देखते पहचान लूंगा किस बारे में है, तो आप गलत हो। आपको हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडी, क्योंकि हर बार आपको एक नया पॉइंट मिलेगा कि अरे ये पॉइंट तो मैं भूल गया था, अरे ये पॉइंट तो मेरे को याद ही नहीं रहा, अरे इसमें ये होता है। कुछ ना कुछ कॉमन हर केस स्टडी में आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जब आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको लगेगा अच्छा ये मैंने इस केस स्टडी में पढ़ा था, ये मैंने उस केस स्टडी में पढ़ा था, कुछ ना कुछ रिलेटेड आ ही जाता है। इसलिए आप इस उम्मीद में मत रहिए कि मैं बेस क्लियर कर लेता हूं, सब लर्न कर लेता हूं, लेकिन केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडी। फिर भी उसमें से बहुत कम चांस है कि कोई आ जाए एग्जाम में, बट रिलेटेबल आएगी, रिलेट कर पाओगे आप कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए केस स्टडीज तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इफ यू आर विलिंग एंड इफ यू आर केपेबल, और अगर आप चाहते हो कि मेरे फुल मार्क्स आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस लेटेस्ट सैंपल पेपर्स। देखो बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि लास्ट 10 इयर्स के सैंपल पेपर पढ़िए, लास्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर पढ़िए, पढ़िए वो भी पढ़िए, अच्छी होता है, पढ़ना तो अच्छा ही है, लेकिन माय ऑलवेज एंड फॉरएवर सजेशन इज लेटेस्ट सैंपल पेपर लीजिए। जो सैंपल पेपर इस साल के लिए बने हैं ना उसे सॉल्व करिए, क्योंकि देखो अगर पुराने ही पढ़ने होते तो हर साल नए बनते ही क्यों, हर साल नए इसलिए बन रहे हैं ताकि आपको अपडेट किया जा सके कि बेटा इस बार क्या क्या चेंज होने वाला है, इस बार का पैटर्न कैसे आने वाला है, इस बार के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, इस बार के सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन है, क्या चीजें आने की चांसेस ज्यादा है, क्या चीजें आने की चांसेस कम है। इसलिए ही लेटेस्ट सैंपल पेपर बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करिए ताकि आप आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी रह सके। ओके, सो प्रैक्टिस लेटेस्ट सैंपल पेपर्स एज मेनी एज यू कैन। जब सैंपल पेपर का टाइम आएगा तो सैंपल पेपर बताऊंगी आपको कौन से लेने हैं, ठीक है। बुक तो मैं आपको ये बोलूंगी आर के सिंगला इज द बेस्ट। इतनी इजी लैंग्वेज है, इतनी इजी लैंग्वेज है कि सेल्फ स्टडी से भी पढ़ लोगे आप, बहुत इजी है। नाउ अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप पहुंच गए हो बोर्ड का पेपर देने। रीड द क्वेश्चन पेपर स्लोली। अब पहुंच गए हो गेट तक। ये 2 पॉइंट बताऊंगी पेपर देते समय के, ये तो प्री प्लानिंग है सारी, पेपर देने से पहले की प्लानिंग थी सारी। अब पेपर तक पहुंच गए। अब कुछ बच्चों की हैबिट क्या होती है, फटाफट 15 मिनट मिले उसमें क्वेश्चन पेपर रीड किया और उसके बाद जैसे ही पेपर स्टार्ट किया दोबारा से रीड करे, अच्छा, बहुत टाइम वेस्ट है।
15 मिनट्स आपको रीडिंग के मिलते हैं, उसके अलावा 15 से 20 मिनट्स और लीजिए रीडिंग के बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आएंगी केस स्टडीज, मैक्सिमम टाइम रीडिंग में ही जाएगा। एक बार रीड करके समझ आ गया ना इस क्वेश्चन में क्या है, दोबारा उसे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे पेंसिल से मार्क के इसका आंसर ये है, ताकि दोबारा रीड ना करना पड़े और जल्दी से अपना आंसर लिख दो। लेकिन आराम आराम से हर क्वेश्चन को रीड करो, फटाफट फटाफट रीड करोगे समझ ही नहीं आएगा, दोबारा रीड करोगे अरे दोबारा रीड करता हूं, नहीं, आराम आराम से। और रीड करने का तरीका मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगी कि केस स्टडी को रीड कैसे करते हैं। एक लिंक भी अटैच कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि केस स्टडी आगे में से ऊपर से नीचे पढ़ने लग जाऊं और फिर पता चले कुछ और सोचते हुए पढ़ लिया, क्वेश्चन नीचे कुछ और निकला, पूरे केस में ऑब्जेक्टिव दे रखे, लास्ट में फंक्शन पूछ लिए, फिर क्या करोगे, पूरा टाइम वेस्ट, अब दोबारा से पढ़ोगे फंक्शन का सोच के, है ना। तो इसलिए केस स्टडी को कैसे पढ़ना है उसकी भी एक ट्रिक होती है। केस स्टडी को पढ़ना कैसे है वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगी। एक केस स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, ताकि आप सिर्फ एक आइडिया के लिए, अभी तो आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो, अभी स्टार्टिंग हुई है, पर एक आइडिया के लिए आपको पता चल जाएगा कि केस स्टडी अगर आ गई तो मुझे स्टार्ट कैसे करनी है, मुझे क्वेश्चन को पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो एक लिंक दे रही हूं सिर्फ आपको एक स्मॉल आइडिया देने के लिए कि केस स्टडी को रीड कैसे करते हैं, बाकी केस स्टडीज में आपको टाइम के साथ साथ सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे आराम से टाइम लेके पढ़ो बेटा, 15 मिनट्स मिलते हैं, 20 मिनट्स और लो, फिर आराम से सॉल्व करो, ताकि बार बार रीड करने का टाइम बच सके, क्योंकि पूरा पेपर ही रीडिंग बेस्ड है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है आंसर नीटली। देखो मैं तो उन्हीं बच्चों को मार्क्स देती हूँ जो साफ साफ लिख के जाते हैं, गंदगी करके चले जाएंगे और सोचेंगे कुछ भी लिख देंगे मैम मार्क्स दे देगी, मैं तो 0 कर देती हूँ, और मेरे साथ वाले सारे करते हैं। साफ सुथरा लिखो, छोटा लिखो, पॉइंट्स में लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, पॉइंट्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 6 पॉइंट लिखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 पॉइंट लिखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिखिए, पॉइंट में आंसर्स दीजिए, पॉइंट की सब हेडिंग लिखिए और फिर उसे 2 लाइन में एक्सप्लेन करिए। सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन, सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन। टीचर देखता है सब हेडिंग सही है ना, एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गलती भी होगी ना चलेगा, लेकिन सब हेडिंग अगर बिल्कुल सही है फुल मार्क्स मिलेंगे। बीच में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई पैराग्राफ में, जो आपने सॉरी वो लिखा है एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो वो निग्लेक्ट हो जाता है, लेकिन सब हेडिंग में गलती होगी वो निग्लेक्ट नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको बोला सब हेडिंग्स को लर्न करिए, और एक्सप्लेनेशन को पूरे पूरे पैराग्राफ में मत लिखिए, कोई नहीं पढ़ता और कोई पढ़ेगा भी नहीं और मार्क्स काट लेगा। 2 से 3 लाइन में क्लियर वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करिए नीटली। सब हेडिंग लिखिए ब्लैक पेन से, एक्सप्लेनेशन करिए ब्लू पेन से, एंड यू आर गुड टू गो, यू विल गेट फुल मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, साफ साफ राइटिंग में 6 ब्लैक पेन से सब हेडिंग लिखी, 6 बार उन्हें 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करा ब्लू पेन से, हर एक्सप्लेनेशन के बाद एक लाइन छोड़ी, और सुंदर सा क्वेश्चन अगर आंसर टीचर को दिख गया, सब हेडिंग सही दिख गई, बस पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे, आई गारंटी। मैं खुद देती हूँ, मेरे साथ वाले सब देते हैं। सो ये सबसे बड़ा लॉजिक है आपको फुल मार्क्स दिलाने का। यू हैव टू आंसर इन पॉइंट्स एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट सब हेडिंग। So children, if you are planning to get 80 out of 80 marks, it is not at all difficult. You just need to follow these 10 steps. Once you are ready and you've started following these 10 steps, trust me, no one can stop you. You'll get full marks. Any doubt, any topic, any case study you want to ask, you can write it in the comment box. I'm also coming live these days, and I'm also teaching live so that I can solve maximum queries of yours. If there is any doubt, you can tell me and we will do it together. You can get the full marks, okay? So if you like the video, do not forget to share, like, comment and subscribe to my channel. Bye bye and take care.